गर्दन से ही एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण करके गायत्री मंत्र। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करें और हल्के से अपनी आंखों पे लगाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम शांति। थैंक यू प्रियंका जी। एक बार बता दीजिए स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज सही से आ रही है सभी को? ठीक है जी, चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने फैलेसी शुरू की थी कल, तो काफी सारी हमने पढ़ भी ली थी। तो आज से जो हमें पढ़ना है वो थोड़ी बहुत जो रह गई थी उनको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जी। जी, तो आज की हमारी जो फैलेसी है वो है अपील टू अथॉरिटी या फिर आर्गुमेंट एड वेरिकंडियम। ये प्राधिकारी से अपील या फिर तर्क करे, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या होता है? अपील टू अथॉरिटी फैलेसी रेफर्स टू द यूज ऑफ एन एक्सपर्ट्स ओपिनियन टू बैकअप एन आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होगा कि किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन हम लेंगे, है ना, कि अगर किसी एक्सपर्ट जो है किसी फील्ड में उसने कुछ बोला है तो मतलब वो वैसा है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्टिफाइंग वंस क्लेम अ पर्सन साइट्स एन अथॉरिटी फिगर who is not qualified to make reliable claims about the topic at hand. Because people tend to believe experts' appeal to authority often imbues an argument with credibility. इसमें क्या है? प्राधिकारी जो भ्रांति है हमारी या हेत्वाभास है, वो क्या है? प्राधिकारी भ्रांति के प्रति अपील से तात्पर्य किसी तर्क का समर्थन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की राय के उपयोग से है। जैसे यहाँ पे भी है ना, अपील टू अथॉरिटी, कि कोई विशेषज्ञ है। तो अगर हमने कोई तर्क दिया, किसी बात के लिए कोई तर्क दिया, तो अगर उसका समर्थन हमें कराना है तो हम क्या करेंगे कि किसी जो एक एक्सपर्ट होगा, कोई विशेषज्ञ होगा, उसकी राय वहां पर रख देंगे कि उन्होंने भी देखो ऐसा बोला है। ठीक है, वो आता है हमारा अपील टू अथॉरिटी। किसी के दावे को उचित ठहराने के बजाय एक व्यक्ति एक प्राधिकारिक व्यक्ति का हवाला देता है जो कि मौजूदा विषय के बारे में सॉरी विश्वसनीय दावे करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि लोग विशेषज्ञों पर विश्वास करते हैं। प्राधिकारी के पास अपील अक्सर तर्क को विश्वसनीयता से भर देती है। ये तो होगी लंबी चौड़ी डेफिनेशन। अगर हम इसको 3-4 वर्ड्स में देखना होगा तो बस इतना सा ही है जो हमारा अपील टू अथॉरिटी है, कि हम अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए किसी विशेषज्ञ की बात का सहारा लेंगे। बस इतनी सी बात है। देखो उदाहरण है यहाँ पे। पीस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी बिकॉज आइंस्टाइन सेड सो। कि शांति एक सबसे अच्छी रणनीति है क्योंकि आइंस्टीन ने ऐसा कहा था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पीस के बारे में, ये शांति है सबसे अच्छी रणनीति है। एक मिनट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है शांति सबसे अच्छी रणनीति है, ये किसी ने तर्क दिया। ठीक है, तो इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि आइंस्टीन ने भी ऐसा ही कहा है, तो मतलब ऐसा है। तो अपील टू अथॉरिटी बस हमारा वही हो गया कि कोई हमने तर्क दिया, उस बात का समर्थन करने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात को रखेंगे जो एक विशेषज्ञ होगा और उसने भी वो बात कही होगी। तो ये हो जाता है हमारा अपील टू अथॉरिटी। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ या फिर से समझाऊं? मैंने यस मैम, हम एक हो बार गया। और बताइए। अच्छा ठीक है। देखो अपील टू अथॉरिटी क्या है? प्राधिकारी से अपील। मतलब इसमें सिंपल यही बोला गया है कि हमने अपनी बात को मनवाने के लिए, मतलब कोई हमने तर्क दिया, कोई हमने स्टेटमेंट दी अपनी ओर से
किसी को बोला हमने कुछ, कोई स्टेटमेंट दे दी हमने, ठीक है? तो अगर क्या है कि सामने वाला आदमी जो है वो उस बात को नहीं मान पा रहा है या नहीं मान रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी बात को सिद्ध करने के लिए कोई जो विशेषज्ञ होंगे, कोई जो बड़े, जैसे कोई साइंटिस्ट हो गए या कोई बहुत बड़े अध्यापक हो गए या किसी और भी फील्ड में विशेषज्ञ होंगे, अगर उन्होंने भी वही बात बोली है, तो हम वो बात का हवाला उनको देंगे कि देखो उन्होंने भी ये बोला है। तो ये हमारा अपील टू अथॉरिटी है कि कोई विशेषज्ञ है जिसने वो बात बोली है, तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम वो बात बोलेंगे कि देखो उन्होंने भी ऐसा कहा था। तो यही है। पद्मा जी, हैंड रेज क्या है, कुछ बोल रहे हो? यस मैम, इसमें जो लिखा है आर्ग्यूमेंट एंड वेरी कंडियम, तो ये इसके उसमें लिखा है स्लैश में कि तर्क करे, तो इसकी हिंदी तर्क करे होगी। हाँ जी, इसका जो मैंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश से, तो उसमें तो यही आया था, तर्क करे। अब बाकी मुझे इसका पता नहीं है, तो मैं वो आपको कल बता दूंगी अगर कुछ और कहते होंगे इसको। ठीक है, जी वो मैं ठीक, सर्च करके आपको कल बता दूंगी। ठीक है ठीक हाँ है। जी। तो आगे मैम, बढ़े, क्लियर हुआ? हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे इसमें किसी बड़े व्यक्ति की ही बात का हम तर्क देंगे ना, मतलब रेफरेंस देंगे ना कि उन्होंने भी ऐसा कहा था, जो बात होगी मतलब कहीं पे कही गई उनसे, हाँ जी, जैसे इसमें आप आइंस्टाइन है या फिर। हाँ, ये तो है, पर आप इसमें एक सिंपल सा ऐसा उदाहरण भी ले सकते हो कि कोई छोटा बच्चा है, घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है? तो उसके लिए जो उसकी माताजी हैं, वो काफ़ी मतलब ऐसे है कि उनको इस नज़रिए से देखता है कि वो हर चीज़ उनको पता है। जैसे बच्चे होते हैं कि मम्मी को सब पता है, मम्मी-पापा को सब पता है। तो अगर कोई बात ऐसी वो अपने दोस्त से मान लो कहता है कि देखो, कि हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो वो क्या बोलेगा कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मम्मी भी ऐसा ही बोलते हैं। तो ठीक है, तो उस छोटे बच्चे के लिए वो मम्मी विशेषज्ञ हो गए, तो वो उनकी बात उसके लिए माननीय हो जाएगी। फिर उस छोटे बच्चे के लिए वो हो जाएगा, या अगर हम जैसे बड़े लेवल पे हमने यहाँ पे लिया है, तो हमने आइंस्टीन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, ठीक है। फिर अगला है हमारा इग्नोरेशो इलेंची या फिर इररेलेवेंट कंक्लूजन। नाम से ही समझ आ रहा है इररेलेवेंट कंक्लूजन होगा इसमें। ठीक है, अर्थांतर सिद्धि दोष या अप्रासंगिक निष्कर्ष। तो ये क्या होता है, इग्नोरेशो इलेंची इज अ मिस्टेक इन रीजनिंग where someone misunderstands their opponent's argument and present an argument that doesn't address the opponent's point. This often happens when someone tries to prove something that is not relevant to the issue being discussed. जो हमारा इग्नोरेशियो इलेंची है, वो तर्क करने में एक गलती है, जहाँ कोई अपने प्रतिद्वंदी के तर्क को गलत समझता है और ऐसा तर्क प्रस्तुत करता है जो प्रतिद्वंदी की बात को संबोधित ही नहीं करता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई बात साबित करने की कोशिश करता है जिसका चर्चा किए जा रहे मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या है इसमें कि इसमें ऐसा है कि सामने वाला कोई बात बोल रहा है, लेकिन हम ना उसकी बात को गलत समझ के कोई अलग ही तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि उसकी बात से कोई मेल ही नहीं खाता है। तो हम ऐसा तर्क देंगे, मान लो 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है? तो ए ने कोई तर्क दिया, कोई बात की, तो बी ना उसके तर्क को समझ नहीं पा रहा है या गलत समझ रहा है, तो वो ऐसा तर्क दे देगा जो ए की बात से मेल नहीं खाता होगा, ठीक है? या उसकी बात को संबोधित नहीं करता होगा, ठीक है? और बी अपनी बात को साबित करने की कोशिश करेगा कि जो उसने कहा है वो सही है, लेकिन बात क्या है, मेन जो ए ने बोली है वो उसको समझ नहीं आई है, तो वो अपनी ही बात को प्रूफ करने में लगा हुआ है, लेकिन उसका जो ए की बात से कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे उदाहरण लेते हैं, द प्रेसिडेंट पॉलिसीज ऑन हेल्थ केयर मे बी पॉपुलर बट ही सीक्रेटली अ नाजी एंड शुड प्रोबेबली इन्वेस्टिगेट। कि स्वास्थ्य सेवा पर राष्ट्रपति की नीतियां लोकप्रिय हैं, कि राष्ट्रपति है, कहाँ के कोई भी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कोई नीतियां दी है स्वास्थ्य पर, तो वो लोकप्रिय है, ठीक है? लेकिन वह गुप्त रूप से नाजी हैं और शायद उनकी जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बात है, एक राष्ट्रपति हैं किसी देश के, उन्होंने कोई नीतियां निकाली है स्वास्थ्य पर, ठीक है? इतनी सी बात है। तो कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है कि लेकिन मुझे लगता है कि वे गुप्त रूप से नाजी है और उनकी जांच होनी चाहिए। बेशक, लेकिन उनको क्या है कि उनको उस बात का
शायद अर्थ समझ में नहीं आया है, या क्या कहना चाह रहे हैं वो अपनी ही बात को प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि देखो उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। तो हमारा यही है रेलेवेंट कंक्लूजन और इग्नोरेशियो इलेंची, यही है कि एक ने कोई तर्क दिया अपना, सामने वाले को वो समझ नहीं आया या उसने उस तर्क को गलत समझा, तो वो जो दूसरा वाला है वो क्या करेगा, कोई ऐसा तर्क देगा जो पहले वाली बात से कोई मेल नहीं खा, गलत आ जाएगा। ये है हमारा इग्नोरेशियो इलेंची या इरेलेवेंट कंक्लूजन। ठीक है, समझ आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पेटिटियो प्रिंसिपी या बेगिंग द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? द वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर synonyms with the words and phrases used to express the conclusion। कि जो हम प्रीमाइस और प्रीमाइस के लिए जो हमने शब्द इस्तेमाल किए हैं और जो कंक्लूजन में हम सब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, वो लगभग एक से ही है, मतलब समानार्थक शब्द हैं वो। ये है हमारा पेटिटिव प्रिंसिपी। दैट इज द कंक्लूजन इज मेयरली अ रीवर्डिंग ऑफ द प्रीमाइसेस। परिसर को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द और वाक्यांश निष्कर्ष को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों के पर्यायवाची हैं। अर्थात निष्कर्ष केवल परिसर का पुनर्लेखन मात्र है। बस जो हमारा पेटिटिव प्रिंसिपी है वो इतना सा है कि जो हमारा प्रीमाइसेस हमने यूज किए, जो हमारा कंक्लूजन आया, उसमें जो हमने वर्ड्स यूज किए ना, शब्द का इस्तेमाल किया, वो एक दूसरे के हमने पर्यायवाची या समानार्थक शब्द इस्तेमाल किए। इससे क्या हो गया कि वो एक ही चीज रिपीट हो गई बार बार, जो हमने प्रीमाइस में बोला वही हमारा कंक्लूजन आया घुमा फिरा के। ठीक है, जैसे उदाहरण, वूल स्वेटर्स आर सुपीरियर टू नायलॉन जैकेट्स बिकॉज वूल स्वेटर्स हैव हायर वूल कंटेंट। कि जो हमारे ऊनी स्वेटर होते हैं वो नायलॉन जैकेट से बेहतर होते हैं, क्योंकि ऊनी स्वेटर में ऊन की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें घुमा फिरा के वही बोला जा रहा है। पहले बोल रहे हैं ऊनी स्वेटर जैकेट से बेहतर है नायलॉन जैकेट से। ऊनी स्वेटर, ठीक है, अब क्या है, क्योंकि ऊनी स्वेटर में ऊन की मात्रा अधिक है, तो ये तो एक ही बात हो गई ना, ऊनी स्वेटर होगी या कोई ऐसी स्वेटर है जिसमें ऊन की मात्रा अधिक है, तो वो एक ही चीज बोल रहे हैं। मतलब जो हमारे प्रेमाइस है और जो हमारा कंक्लूजन है उसमें एक जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब उसका अर्थ हमारा सेम ही निकल रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा पेटिटिव प्रिंसिपी या फिर बेगिंग द क्वेश्चन, कि हमने जो प्रीमाइसेस और कंक्लूजन यानी परिसर और निष्कर्ष में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उनका अर्थ एक जैसा है। ठीक है, क्लियर सभी को या कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेस्टी जनरलाइजेशन यानी जल्दबाजी में सामान्यीकरण। तो हेस्टी जनरलाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, कि हम बहुत जल्दी में या जल्दबाजी में निर्णय लेंगे किसी चीज का, वो है हमारा। ठीक है, द हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी इज समटाइम्स कॉल्ड द ओवर जनरलाइजेशन फैलेसी। तो ये इसका दूसरा नाम है, इसको भी याद रखना कि कभी कभी इसको बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन फैलेसी। इट इज बेसिकली मेकिंग अ क्लेम based on evidence that is just too small. Essentially, you can't make a claim and say that something is true if you have only an example or two as evidence. कि जल्दबाजी में सामान्यीकरण की भ्रांति को कभी कभी हम बोलते हैं अति सामान्यीकरण भ्रांति। यह मूलतः साक्ष्यों के आधार पर यह दावा कर रहा है कि यह बहुत छोटा है। मूलतः यदि आपके पास साक्ष्य के रूप में केवल एक या दो उदाहरण ही है तो आप दावा नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि कुछ सच है। मतलब इसमें क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं है, बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं होंगे हमारे पास, हम एक दो या तीन साक्ष्यों को आधार मानकर जल्दबाजी में निर्णय कर लेंगे, है ना। तो ये है हमारा कि इसमें हम जल्दबाजी में कोई चीज का निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जैसे जेफ स्मोक्स अ पैक अ डे बिकॉज हिज अंकल स्मोक्ड नियरली टू पैकेट्स अ डे एंड ही लिव टू बी 95। कि जो जेफ है, एक व्यक्ति का नाम है, यह एक दिन में एक पैकेट धूम्रपान करते हैं क्योंकि उनके चाचा एक दिन में लगभग 2 पैकेट धूम्रपान करते थे और वह 95 वर्ष तक जीवित रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने क्या किया, एक व्यक्ति है, उसने अपने चाचा को देखा कि वो एक दिन में 2 पैकेट धूम्रपान करते थे और वो 95 वर्ष तक जीवित रहे। तो उसको क्या लगा
कि ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है, वो 95 वर्ष तक जिए, मैं 1 पैकेट करता हूँ, मैं 100 वर्ष तक जीऊँगा। तो जल्दबाज़ी में निर्णय लिया गया है यहाँ पे। बस इतनी सी बात थी। या कोई ऐसे इसको दूसरा उदाहरण अगर हम लें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो बाहर का खाना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मैदा होता है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मेरी एक दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाती है लेकिन उसके वज़न पर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो अभी भी पतली ही है। ठीक है? तो इसका मतलब वो क्या निर्णय निकाल रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहा है कि बाहर का खाना अधिक खाने से भी हमारी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता है। हम वैसे के वैसे रहते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है इस चीज़ के, हमारे पास 1 या 2 उदाहरण होते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, जल्दबाज़ी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा हैस्टी जनरलाइज़ेशन, यानी जल्दबाज़ी में सामान्यीकरण करना। ठीक है? ये वाली फैलेसी क्लियर हुई सभी को? यस मैम। अच्छा जी, ठीक है। तो ये थी हमारी यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ी वेस्टर्न फैलेसी, ठीक है? पश्चिमी हेत्वाभास हमने पढ़ा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। जो आगे हमारा इंडियन लॉजिक है ना, ये हम मंडे से पढ़ेंगे, ठीक है? मंडे से पढ़ेंगे। तो कल क्या करेंगे हम लोग, कल हमने जितना पढ़ा आज तक, उसका हम एक मतलब लाइव क्लास में ही टेस्ट रखेंगे। मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तो डिस्कस करके हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको पता करेंगे कि क्या है, कैसे है, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अभी कोई जाएगा नहीं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ थोड़े बहुत, जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, 20 बच्चे हैं क्लास में। अदिति गर्ग जी तो भाग भी गई। कोई जाएगा नहीं क्लास में, मैं पूछती हूँ आप लोगों से क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग हैंड रेज मैम मैं वहीं कीजिएगा। पर हूँ। अच्छा, ठीक है, ये पहले का होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग हैंड रेज करना। फैलेसीज के अभी एकदम से पता नहीं आंसर बनेगा या नहीं, बट ठीक है, चेक करते हैं। नहीं, फैलेसीज का मैं थोड़ा बहुत पूछूंगी, बाकी मैं पिछला पूछ रही हूँ आपसे, जितना हमने पहले पढ़ा है, ठीक है? हाँ जी, तो अभी मुझे बताओ, हैंड रेज करना, मैसेज में मत बताना, फिर चीटिंग करते हैं आधे लोग तो वहीं से। एक जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, एक जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती है एक आर्ग्यूमेंट में? हैंड रेज़ कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज़ किया। अब मैं उनसे पूछूँगी जिन्होंने हैंड रेज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये मुझे बताएँगे अमिता जी। यस मैम। मैम ये कंक्लूजन कंक्लूजन से क्या लिंकर बोला जाता है? आपकी आवाज़ ना कट रही है। कंक्लूजन हाँ, कन्क्लूज़न होता है, और क्या होता है? प्रीमाइस। हाँ, तो इतना इतना सोच क्यों रहे हो? सही बोल रहे हो आप। जो हमारा क आर्ग्यूमेंट बनता है, वो हमारा प्रीमाइस और कन्क्लूज़न से मिलकर बनता है। ठीक है? अब मुझे बताओ, हाँ जी, आप म्यूट हो जाओ, सही बताया आपने। जो हमारा बहिष्कृत मध्य का नियम है, या द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल है, वो क्या है? मतलब क्या चीज़ है वो? ये मुझे बताएँगे जया जी। जया जी बताइए। यस मैम, द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल जो होता है वो स्टेटमेंट या ट्रू या फॉल हो सकता है, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता इसका। हाँ जी, वेरी गुड, इट बहुत इज अ अच्छे। रेजिंग इज इधर ट्रू और फॉल। हाँ जी, एक्चुअल बहुत फैक्ट अच्छे। पे होता है, अगर फॉल है तो फॉल है। हाँ जी, ठीक है, कोई या चीज़ ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कोई बीच की बात नहीं होगी। ठीक है, एरिस्टोटल सिलोगिज्म। एरिस्टोटल सिलोगिज्म जो हमारा है, अरस्तू का सिलोगिज्म, ये क्या है? ये मुझे बताएँगे अनामिका सिंगला जी। मैम मैंने ये टॉपिक किए नहीं है, मैंने कल से ही क्लास स्टार्ट की है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, फिर मुझे बताएँगे संगीता कश्यप जी। मैम अरस्तु का स्लोगन है कि कोई भी बात या तो सत्य होगी या असत्य होगी, बीच का कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो जो अभी बताया था, किसने अभी आंसर दिया था, किन्हीं ने, वो क्या था फिर? द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, वो क्या होता है? हाँ मैम, लो आप। यस मैम, वो है। तो मैम फिर मैं एरिस्टोटल, कंफ्यूज रहती हूँ इसमें बहुत ज्यादा।
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछते हैं, फिर सुनना आप, ठीक है। ये मुझे जी मैम। बताएंगे सौरभ सौरभ शर्मा जी, आप बताओ। चलिए कोई बात नहीं, कौन बताएंगे फिर। योगेश डांगी जी, आप बताइए क्या है एरिस्टोटल सॉरी सॉरी सिलोगिज्म। सॉरी सॉरी मैम। मैंने मतलब अनम्यूट करके ही मैंने बोल दिया, म्यूट में ही बोल दिया था। अच्छा चलो मैंने बोलिए हैंड फिर। रेज किया हुआ था, मुझे लगा ओके। मैम कोई भी असर्शन जैसे होती है, कोई भी स्टेटमेंट होती है, वो तीन असर्शन और विजन से बन के मिली होती है। मतलब उसमें पहले दो प्रेमिसेस होते हैं और तीसरा कंक्लूजन होता है। हाँ जी, बस इतना सा है जो हमारा एरिस्टोटल सिलोगिज्म है, इसमें 3 चीजें आती है, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, अभी मुझे बताइए आर्गुमेंट कितने प्रकार के हैं, बस नाम बताने हैं जिससे मैं पूछूंगी। ये मुझे बताएंगे सोनाली सैनी जी। मैम दो होते हैं, हाँ जी, कौन से नाम बता दो। डिडक्टिव और इंडक्टिव। ठीक है जी, वेरी गुड। अभी आप म्यूट हो जाओ। अब मुझे बताएंगे तेजस जी आप बताओ एक डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है। हरिओम मैम। हरिओम जी। डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है वो कंक्लूजन को लॉजिकली फॉलो करता है और जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइस को फॉलो करता है। हाँ मतलब जो हमारा कंक्लूजन आएगा लॉजिकल, जो हमारा सॉरी जो हमारा इंडक्टिव आर्गुमेंट है वो प्रीमाइस में से ही आएगा, बस इतना सा है। ठीक है, सही बताया आपने। अब मुझे बताएंगे एक वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है, वैलिड आर्गुमेंट की डेफिनेशन बतानी है। ये मुझे बताएंगे साक्षी सिंह जी। दो साक्षी है, साक्षी सिंह जी आप बताओ वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। सॉरी मैम, मैं कई दिनों से क्लास नहीं ले पा रही थी। अरे ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, कई दिनों पहले पढ़ लिया था। थी आप इस क्लास में? साक्षी जी थी आप इस क्लास में? सॉरी मैम। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मुझे बताएंगे इसका आंसर सोनी दयाल जी, वैलिड आर्गुमेंट। जब मैम प्रीसर और निष्कर्ष दोनों ट्रू होते हैं। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल मतलब वैलिड होगा जो एक मान्य तर्क कब होगा, जब हमारा प्रीमाइस से कंक्लूजन है दोनों हमारे ट्रू आ रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा इनवैलिड आर्गुमेंट है ये कौन बताएगा, ये मुझे बताएंगे अदिति गर्ग जी। हम इसमें प्रेमाइस करेक्ट होता है, कंफ्यूजन गलत होता है। हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है, अब मुझे बताएंगे, ठीक है चलिए अब मुझे बताओ सहदेव जी, आप मुझे बताओ एक जो साउंड आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है। सहदेव जी। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम, मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ मैम, तो आज थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ मैं लेट ही लगा रखी हूँ मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी कोई बात नहीं। हिमांशु हिमराल जी आप बताओ एक जो साउंड आर्गुमेंट है वो क्या है। मैम ये एक वैलिड आर्गुमेंट होता है और इसमें प्रीमाइस ट्रू होते हैं। हाँ जी ठीक है, अभी मुझे बताएंगे पद्मा जी। पद्मा जी आप बताओ मुझे अनसाउंड आर्गुमेंट। यस मैम, इसमें जो आर्गुमेंट होते हैं वो इनवैलिड होते हैं और इसमें से कोई एक, कम से कम एक जो प्रोमाइसिस होता है वो गलत होता है, कोई एक हाँ प्रोमाइसिस जी वेरी गलत गुड, होता है। ठीक है सही बताया, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे देविका सिंह जी। देविका सिंह जी आप मुझे बताओ हमारी टर्म्स कितनी हमारे पास दी है, लॉजिकल रीजनिंग में कितनी टर्म्स होती है, उनके नाम बताओ बस। सॉरी मैम, मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर मुझे बताएंगे इच्छा पुंडीर जी। मैम तीन, मेजर, माइनर और
मिडिल। हाँ जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अभी मुझे बताएंगे जो हमारा कंक्लूजन होता है उसमें कौन सी टर्म हमारी नहीं होती है, ये मुझे बताएंगे प्रियंका कोटनाला जी, आप बताओ। मैम क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? हाँ जी, मैंने पूछा जब हम कंक्लूजन निकालते हैं ना तो उसमें हमारी कौन सी टर्म नहीं होती है। मैम आखिरी की 2-3 क्लासेस रेस्ट रह रखी हैं मेरी, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये मुझे बताएंगे फिर कौन बताएंगे, चलिए साक्षी जी, दूसरी साक्षी जी आप बताओ। मिडल टर्म, हाँ जी वेरी गुड, हमारी जो मिडल टर्म होती है वो हमारी कंक्लूजन में नहीं होती है। ठीक है, तो अभी मुझे बताएंगे हमारे पास कितने फिगर है लॉजिकल रीजनिंग में, ये बताएंगे सोनाली जी। मैम 4। हाँ जी ठीक है, पहला क्या है, पहले का नाम बताओ, आप ही बता दो सोनाली जी। मैम SP। हाँ जी, पहला हमारा एसपी फिगर है, वेरी गुड। अभी दूसरा बताएंगे जो हमारा सेकंड फिगर है उसको क्या कहते हैं, योगेश जी बताओ। पीपी फिगर। हाँ जी ठीक है, पीपी फिगर है। फिर थर्ड फिगर कौन सा है पद्मा जी? मैम SS। हाँ जी, और फोर्थ फिगर कौन सा है? सहदेव जी, अच्छा नहीं सहदेव जी नहीं, सौरभ जी आप बताइए। मैम PS फिगर। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अब जो हमने पढ़ा था एक टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स, तो जो हमारा आई होता है, अब खुद पता लगाना आई क्या होता है। ठीक है, इसमें से इसमें कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती है या कौन सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये मुझे बताएंगे अदिति गर्ग जी। मैम आई में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हाँ जी वेरी गुड। अभी मुझे बताएंगे अनामिका सिंगला जी, जो हमारा ए होता है उसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। मैम मैंने टॉपिक किए ही नहीं अभी, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, हिमांशु हिमराल जी आप बताओ। मैम इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हाँ जी, और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो अभी जो हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन था, ठीक है, तो ए और जो हमारा ई आता है, ठीक है, ए और ई जो हमारा है उसमें क्या रिलेशन था उसमें आपस में, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरीज, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये बताना है आपको। ठीक है, ये मुझे बताएंगे सोनी दयाल जी, बताओ। कॉन्ट्रेरी मैम। हाँ जी बहुत अच्छी, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे साक्षी सिंह जी, आप मुझे बताओ जो हमारा आई और ओ है उनका क्या रिलेशन होता है आपस में। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना मैम इसको। एक्चुअली ये मैं आपके अधिकार क्लासेस नहीं ले पाती, मैं स्कूल से आती हूँ 2 बजे के बाद, 2 बजे छुट्टी होती है तो मैं नहीं सुन पाती हूँ। चलिए कोई बात 2 नहीं, से आप 3। रिकॉर्डिंग सुन लेना ना, फिर आपको अगर नहीं समझ आएगा फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके। हाँ जी, प्रियंका कोटनाला जी आप बताओ आई और ओ का रिलेशन। मैम ये चार्ट याद नहीं करा मैम, अभी भूल गए। अच्छा चलिए हैंड रेज कीजिए जिसको पता है। ठीक है, संगीता कश्यप जी सबसे पहले आपने हैंड रेज किया है, बताओ आई और ओ का रिलेशन। मैम आई और ओ सब कॉन्ट्रेरी। हाँ जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी बताओ मुझे अमिता जी, अमिता जी आप बताओ ए और आई का रिलेशन। सब अल्टरनेशन मैम। हाँ जी बहुत अच्छे। योगेश डांगी जी आप बताओ ई और आई का रिलेशन। क्या पूछा योगेश मैं? जी, हाँ जी यस मैंने मैम। आपसे पूछा ई और आई में क्या रिलेशन है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, वो बताओ।
विरोधात्मक। विरोधात्मक कॉन्ट्राडिक्टरी को बोलते हैं विरोधात्मक। क्या मुझे हिंदी में नहीं आ रहा वैसे। यस मैम यही है। यस मैम। ठीक है चलिए वेरी गुड। और अब मुझे बताओ हाँ जी, जो हमारी हमने फैलेसी पढ़ी ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो जो हमारी इनफॉर्मल फैलेसी है उसकी डेफिनेशन बताएंगे मुझे, और ये मुझे बताएंगे हैंड रेज करना जिसको आता है। ठीक है, तेजस जी बताइए इनफॉर्मल फैलेसी। मैम इनफॉर्मल फैलेसी है जो इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट को रिफर करती है और इररिलेवेंट प्रीमाइसेस होते हैं इसमें। हाँ जी, इसके जो प्रीमाइसेस है वो हमारे इररिलेवेंट होते हैं। ठीक है वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे अनकोजेंट। अनकोजेंट जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो क्या होता है, ये मुझे बताएंगे सोनी दयाल जी। जिसमें मैम एक जो हमारा प्रीमाइस होता है वो मतलब असत्य होता है, हाँ जी बहुत फॉल्स अच्छा। होता है मतलब। वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आपसे पूछती हूँ हाँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में हमने डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, तो कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं डिडक्टिव रीजनिंग का, कोई एक उदाहरण हैंड रेज कीजिए। ठीक है, इच्छा पुंडीर जी बताओ डिडक्टिव रीजनिंग का उदाहरण। मैम मेरे को इतना तो नहीं पता, पर ये था जैसे आपने ही बताया था कि इंसान को जीने के लिए सांस की जरूरत है, तो एक इंसान है जिस जीने के लिए आपको भी सांस लेने की जरूरत होगी। इसमें तर्क कुछ निश्चित निष्कर्ष होते हैं तर्क के। तो अब मुझे ये बताओ जो हमारा डिडक्टिव है वो जनरल टू पर्टिकुलर होता है या पर्टिकुलर टू जनरल होता है, ये बता दो। मैम इंडक्टिव तो होता है पर्टिकुलर टू जर्नल, हम्म और डिडक्टिव होता है जर्नल टू पर्टिकुलर। हाँ जी बहुत अच्छा, इतना सोचना नहीं है क्योंकि जब आपको पता है किसी एक का भी पता है ना, इंडक्टिव आपने बोला पर्टिकुलर हाँ टू जी, जनरल है, तो जो हाँ दूसरा है जी। वो उसका उल्टा ही होगा, यानी डिडक्टिव। जर्नल टू पर्टिकुलर, यस मैम। हाँ जी वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे हम्म ये बहुत इजी सा पूछती हूँ मैं, फैलेसी जो हमारा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है वो क्या है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, ये मुझे बताएंगे योगेश जी, योगेश डांगी जी। मैम एक्चुअली ये नहीं आती मुझे, ये फैलेसी मैंने नहीं पढ़ी है इनको। अच्छा आपका हैंड रेज है इसलिए मैंने पूछा था। चलिए ये बताएंगे मुझे, पद्मा जी बताओ। यस मैम, इसमें कोई चीज के बारे में जो दे रखा होता है वो सत्य बता रखा होता है, मतलब इसमें निष्कर्ष जो निकालना होता है, कोई चीज वो संपूर्ण के बारे में मतलब सत्य होती है, और ये होती है कि ये जो इससे पहले वाला जो बताया था आपने कि ये इसके अपोजिट होता है, जो विभाजन का भ्रम है ये उसके अपोजिट होता है। ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गया है, ये विभाजन के भ्रम के अपोजिट है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया फैलेसी ऑफ कंपोजिशन आपने बताया क्या। मैम उसमें ये है कि वो पार्ट से होल की तरफ जाता है, मतलब कोई भी हाँ जी आपको हाँ छोटी छोटी बातें दे दी जाएंगी, फिर उसका सार बड़ा करके दे दिया जाएगा कि यही होता है। जैसे कि ईंटों से घर बना है और ईंट वजन में हल्की होती है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि घर भी वजन में हल्का ही होगा। हाँ जी ठीक है बहुत अच्छे। तो बाकी के क्या करते हैं, हम इतनी क्लास रखते हैं, बाकी हम क्वेश्चन में इसके आपको कल लेके आऊंगे फिर ना, जो हमारा बच गया जितना भी। तो कल प्लीज पक्का सभी ज्वाइन हो जाइएगा। कोई बात नहीं अगर आपको आंसर गलत भी देते हो, लेकिन समझ आ जाएगा आगे के लिए। ठीक है, तो एक बार क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। प्रियंका जी आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर आज। मैम हमें हाँ जी सभी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, पीठ गर्दन सीधी।
लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, ओम ध्वनि का उच्चारण और गायत्री मंत्र। ओम ओम भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।